हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस टीजीटी 2023 के, जो कि 12 फरवरी 2023 को हुआ था। क्वेश्चन आईडी नंबर 91, विच फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी मोस्ट यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर टू सैंपल ऑफ मेटल आर सेम और नॉट। देखो, अगर आपको दो सैंपल दे दिए जाए और ये पहचान करवाया जाए कि वो सेम मेटल के हैं या नहीं है, तो देखो, अगर हम मास की बात करें तो मास तो दो अलग अलग मेटल का सेम हो सकता है, वो वॉल्यूम भी सेम ले सकते हैं, कलर भी बहुत से मेटल का सेम होता है, लेकिन डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि हर एक मेटल की अलग अलग होगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 92 आईडी, एट रूम टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर द मोलिक्यूल आर फारदेस्ट। पूछा है कि किस में होंगे। देखो, सॉलिड अगर होता है तो सॉलिड में मोलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में थोड़ा गैप रहता है उनके बीच में, लेकिन गैस में जो मोलिक्यूल्स होंगे वो सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। तो यहाँ पर फारदेस्ट पूछा है कि किसका मोलिक्यूल फारदेस्ट होंगे, मतलब कि वो एक गैस होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वाटर, तो क्लोरीन जो होती है वो एक गैस होती है, येलो ग्रीन गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा क्लोरीन, क्योंकि वही रूम टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से हाउ मेनी ऑफ दीज एलिमेंट आर सॉलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। तो देखो, मरकरी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला इकलौता मेटल है। तो मरकरी किस में रहेगा? लिक्विड में। ठीक है, रेडन के बारे में आपने सुना होगा। रेडन हमेशा जो रेडन जो होती है वो गैस होती है एक तरह की, जैसे जिनोन, रेडोन। ठीक है, ये इनर्ट गैस में आता है तो ये गैस होगी। बचे यहाँ पर फॉस्फोरस और गैलियम। देखो, गैलियम एक तरह का मेटल है और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है उसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 30 से 2400 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, लेकिन उससे कम टेम्परेचर पर ये रहेगा सॉलिड। ठीक है, ऐसे जो फॉस्फोरस होगा वो 44 से 280 तक लिक्विड स्टेट में रहेगा, उससे पहले तक ही रहेगा सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर ऐसे दो एलिमेंट है, फॉस्फोरस और गैलियम, जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मरकरी लिक्विड में रहेगा, रेडन गैस में रहेगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, यानी कि दो एलिमेंट ऐसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर इन अ बीकर द बबल्स दैट इनिशियली, देखो इनिशियली की बात कर रहा है ये। ठीक है, इनिशियली राइज टू द सरफेस आर कंपोस्ट प्राइमरली ऑफ। तो शुरुआत में वहां पर सिर्फ एयर निकलती है, लेकिन बॉयल होने पर, या कह लीजिए आप जब 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा तब उसमें वाटर वेपर निकलेंगी। ठीक है, तो शुरुआत में मतलब एयर ही रहेंगी उसमें। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। व्हेन वी फर्स्ट स्टार्ट टू बॉयल वाटर द बबल्स आर बेसिकली एयर बबल। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं? जब बॉयल करने से स्टार्ट हो रहा है शुरुआत में। दिस बबल फॉर्म्ड फ्रॉम द डिसॉल्व गैस इन वाटर, मतलब कि जो गैसेस उसमें घुली हुई हैं उसकी वजह से होता है। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीजेज जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। दैट्स वाई द डिसॉल्व एयर बबल कम्स आउट ऑफ द फॉर्म ऑफ द वाटर। एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज reached, water vapor start to form in form of bubble. The molecule gain enough energy of the transition from liquid phase to gaseous phases. These bubble are water vapor। यानी कि जब बॉयल हो चुका होगा या बॉयल हो रहा होगा तब तो वाटर वेपर मिलेंगे, लेकिन इनिशियली आपको मिलेगी एयर उसमें। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ पर हीट का एग्जिट होगी, यानी कि हीट आउट होगी, उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब आइस मेल्ट अगर हो रही है तो आइस मेल्ट करने के लिए हमें हीट चाहिए होगी, हीट देनी पड़ेगी, तो वो एक्सोथर्मिक ना होकर के एंडोथर्मिक होगा। बॉइलिंग ऑफ सूप, यहाँ पर भी आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, अमोनियम थाइसाइनाइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्सड एट 25 डिग्री टेम्परेचर और द टेम्परेचर ड्रॉप। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हीट देनी पड़ेगी, या फिर कह लीजिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। लेकिन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, आपने देखा होगा जब भी मान लीजिए पानी का कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन का मतलब है कि वो वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हीट एग्जिट करेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि कंडेंसेशन ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, जाहिर सी बात वो एक केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो क्रिस्टल का फॉर्म होना, इट्स क्रिस्टल आर मेटेलिक ग्रे, देखो ग्रे यानी कि एक कलर की तरह, तो कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इट डिजोल्व इन एल्कोहल, इट फॉर्म्स अ वायलेट कलर गैस, ये दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ गैस, अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म अ गैस, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली एज इट पासेज टू चेक पॉइंट दैट आर 60 सेंटीमीटर अपार्ट। अब देखो यहाँ पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं पहले, ए और बी, ठीक है, और इनके बीच की तो डिस्टेंस है, लेट मैं उसको एस से डिनोट कर रहा हूँ, 60 मीटर है। द टाइम टेकन बिटवीन द चेक पॉइंट, अब यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक का जो टाइम है वो हमें गिवन है 6 सेकंड का। एंड द स्पीड ऑफ द बस एट द सेकंड चेक पॉइंट, यानी कि जब वो बी पॉइंट पर आ रही है तब उसकी जो फाइनल स्पीड मैं कह सकता हूँ वो 16 मीटर पर सेकंड है। आपको बताना द स्पीड ऑफ बस एट द फर्स्ट चेक पॉइंट, यानी कि जो इनिशियल स्पीड है वो हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखो इसने एक बात बोली हुई है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, जब भी बात आए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तो आप इन तीनों इक्वेशन का सहारा ले सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है यूनिफॉर्मली मोशन के लिए होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम इनका कब इस्तेमाल करेंगे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ फाइंड करने के लिए, अपने पास जो भी यू निकालना है। अब देखो यू किस किस में आ रहा है, तीनों इक्वेशन में यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें दो इशू है क्या, एक तो हमें एक्सेलरेशन नहीं पता, क्योंकि अगर आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, देख लो आप, तो एक्सेलरेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो एक्सेलरेशन नहीं पता है और यू तो हमें निकालना ही निकालना है। तो एक काम करेंगे, हम पहले कोशिश करेंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें या फिर एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड करें, उसको हम किसी दूसरे इक्वेशन में यूज कर लेंगे। अब एक काम करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। तो देखो पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो जो आपको वैल्यू पता है उनकी वैल्यू पुट कर लो। v की वैल्यू कितनी है 16, u की वैल्यू नहीं पता, छोड़ो उसको, u को थोड़ा अच्छे से बनाएंगे क्योंकि 4 ना लगे ये, प्लस a, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं पता तो कोई बात नहीं, टाइम की वैल्यू कितनी है 6, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई क्या, 16 इक्वल टू या 16 माइनस यू इक्वल टू 6 है, ठीक है। अभी मैं इसका यूज़ करूँगा, 16 माइनस यू किसके बराबर आएगा 6 है के। अब आप सेकंड इक्वेशन यूज कर लो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो एस की वैल्यू तो पता है 60 है, यू टी तो यू रखो, और टी कितना है 6 सेकंड, तो मैं इसको 6 यू लिख रहा हूँ, प्लस 1/2 इंटू, देखो यहाँ पर ए नहीं पता, टी स्क्वायर का मतलब कितना 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर को मैं 6 इंटू 6 लिखूंगा, कैसे भी बताते हैं, 60 इक्वल टू 6u प्लस, मैंने क्या करा है 6 के स्क्वायर को 6 इंटू 6 लिख लिया, तो ये तो 6a हो जाएगा और यहाँ पर 6 बचेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि 6a की वैल्यू हमने पहले से फाइंड की हुई है, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो पहले इसको हाफ कर देते हैं, ये आ गया 3, तो 60 इक्वल टू 6u, ठीक है, ये u है 6u प्लस 6a इंटू में 3, और 6a की वैल्यू में पुट करेंगे यहाँ पर 3, और 6a की वैल्यू पुट कितनी है, 6a की वैल्यू 16 माइनस के u, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6u प्लस 48, 16×3 = 48 माइनस के 3u, और इसको 48 को इस तरफ ले आते हैं, 60 माइनस के 48, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा 3u, 60 माइनस 48 जाएगा 12, और 12 इक्वल टू 3u आ गया। हमें तो u ही फाइंड करना है ना, a तो फाइंड नहीं करना, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/3, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1, 4 मीटर पर सेकंड। आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन का भी यूज कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड इन शाफ्ट एट 4 मीटर पर सेकंड। तो मैंने एक शाफ्ट बना लिया अंदर, और उसके अंदर एक लिफ्ट है जो कि नीचे की तरफ जा रही है, और उसकी जो इनिशियल स्पीड है लिफ्ट की वो 4 मीटर पर सेकंड है। When a nut from the bottom of the elevator comes out and strike the bottom of shaft in 1 second, अब यहाँ पर क्या है, इसके नीचे कोई नट रहा होगा, अब वो नट 1 सेकंड में इसके बॉटम पर आ जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको जो टाइम लगा है वो है 1 सेकंड का।
द हाइट ऑफ द एलिवेटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शाफ्ट व्हेन द नट जस्ट फेल ऑफ। अब आपको ये बताना है कि जब ये नट यहाँ से निकला होगा तो बॉटम से लेकर के जो हाइट ऑफ एलिवेटर है उसकी हाइट कितनी होगी, जो यहाँ पर नट निकला और यहाँ से लेकर के जो सरफेस है उसकी लेंथ कह लो या यहाँ से उसकी ऊंचाई कह लो, वो हमें फाइंड करना है, एच हमें फाइंड करना है। तो देखो ये जो नट निकलेगा ये होगा फ्री फॉल मोशन। पहली बात तो फ्री फॉल मोशन, और जब भी फ्री फॉल मोशन होता है तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन को हम जी ले लेंगे, तो ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाती है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब नीचे आ रहा है तब के लिए, ऊपर जाते तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2gh। तो फिलहाल तो मुझे हाइट फाइंड करनी है, मुझे टाइम भी पता है और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है कितनी है, तो मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियल स्पीड क्या लेंगे, देखो ये जो नट है ये उसी स्पीड से तो नीचे आ रहा होगा जिस स्पीड से एलिवेटर नीचे आ रहा है, तो मैं उसी की स्पीड कंसीडर करूंगा 4। टाइम कितना लगा 1 सेकेंड प्लस 1/2। एक्सेलरेशन तो हमें गिवन है 10 है, इंटू में टाइम का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये 4 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसको हाफ कर दो 5 आएगा, तो 4 और 5 9, तो 9 मीटर इसकी हाइट होगी, यानी कि हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 3। Question ID 100. A ball after falling from rest under the influence of gravity for second falls on a horizontal plate. देखो यहाँ पर एक बॉल ले लेते हैं। अभी जो बॉल है किसी हॉरिजेंटल प्लेट पर, मैं यहाँ पर मान लेते हैं हॉरिजेंटल प्लेट है, इस पर फॉल हो रही है मतलब गिर रही है। लेकिन जब ये गिर रही है तो इसकी इनिशियल स्पीड हमें गिवन है 0, क्योंकि रेस्ट से गिर रही है तो रेस्ट से मतलब इनिशियल स्पीड 0 होगी। और यहाँ पर क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ये फ्री फॉल की कंडीशन होगी। और फ्री फॉल कंडीशन में अभी मैंने आपको बताया था, फ्री फॉल कंडीशन में आप v इक्वल टू यू प्लस जी टी एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh इक्वेशन यूज कर सकते हो जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा इसीलिए। अब जब ये गिर रही है तो यहाँ पर आते वक्त इसकी कुछ फाइनल स्पीड हो गई होगी, ठीक है, वो भी मैं फाइंड करूँगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में जो उसको समय लगा वो लगा है 4 सेकेंड। तो मैं ये चेक करूँगा पहले कि इसको 4 सेकेंड में इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पर है, वो मोशन कर रही नीचे, तो इसकी स्पीड इंक्रीज हुई है। तो मुझे पता करना होगा कि 4 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई है। आगे बोला बिकॉज ऑफ कोलिजन, अब यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से द बॉल लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी कि जो भी v है अब क्या होगा कि इसमें से कुछ वेलोसिटी लॉस हो चुकी होगी। इफ द बॉल रीचेज द ग्राउंड 2 सेकेंड आफ्टर द कोलिजन द हाइट ऑफ द ग्लास प्लेट अबव द ग्राउंड विल बी, कितनी होगी ये पता करना है कि 2 सेकेंड बाद, यानी कि यहाँ से ग्राउंड तक आने में उसको 2 सेकेंड लग रहे हैं। तो ग्राउंड पहले बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए, इस पॉइंट को बी और यहाँ पर सी। तो ए पॉइंट पर उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, तो पहले फाइंड कर लेते हैं कि उसकी बी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी। तो उसके लिए मैं इक्वेशन यूज करूँगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। v मतलब b पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 लेंगे, इनटू उसको जो समय लगा है नीचे मतलब यहाँ से a पॉइंट से b तक आने में लगा है 4। तो इसका मतलब वेलोसिटी b पॉइंट पर कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि इसमें से जो अब टकराने के बाद जब ये नीचे आएगी तो जो डैश, मैं इसको v डैश मान लेता हूँ, वो कितनी लूज कर रहा है, इट लूजेस द बॉल लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वेलोसिटी। 3/4 लूज कर रहा है, इसका मतलब अगर पहले v रही होगी तो v में से 3/4 लॉस हो चुकी हो अब, यानी कि बची कितनी, तो बचेगी 4 - 3 यानी कि 1/4, इतनी वेलोसिटी बचेगी। तो इसका मतलब जो v डैश होगा, मतलब बॉल जब ग्लास प्लेट से टकराई उसके बाद टकराने के बाद जब नीचे आ रही है तो नीचे आते वक्त अब जो यहाँ पर जो उसकी स्पीड होगी वो हो जाएगी 1/4 ऑफ v, और v की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं 40, यानी कि v डैश हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 2 सेकंड लगे
और हमें इनिशियल स्पीड पता चल गई, टाइम कितना लगा 2 सेकंड। तो अब मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि हाइट कितनी होगी, कि कैसे, इसको यूज़ करके h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं। u कितना, मैं 10 लूँगा, इंटू टाइम कितना लगा 2, प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 लो और टाइम की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो ये तो 20 हो गया, प्लस इसको आधा कर दो 5, 2 2 जा 4 और 5 यानी कि 20 आएगा, और 20 20 कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, देखो सॉफ्टनेस मतलब आवाज़ सॉफ्ट होगी कि हार्ड होगी, वो डिपेंड करता है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ। तो वैसे तो आपने ये सब पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या कंजर्वेशन ऑफ मास, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन हमें स्पेशली बताना है फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ के बारे में। पहले मैं इसको समझा देता हूँ कंजर्वेशन लॉ होता क्या है। The conservation of law state that particular measurable property of an isolated physical system does not change as the system over time, यानी कि एक ऐसी पर्टिकुलर क्वांटिटी जो टाइम के चेंज होने पर चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल या कंजर्वेशन ऑफ लॉ। अब देखो, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, वो तब तक कंजर्व रहती है जब तक कि मास कंजर्व हो। बट हमें यहाँ पर कोई एक ऑप्शन चूज करना है कि फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ क्या है। अब आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं टाइम के साथ की बात करूँ, मतलब अगर टाइम वेरी कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाए या मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और ये तो हो गई नहीं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर मास एनर्जी और एनर्जी मास में कन्वर्ट होने की संभावना है, तो इसीलिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब तक आप बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तब तक मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल स्पीड हमें गिवन है और मास गिवन है। द कांस्टेंट फोर्स यानी कि एफ हमें फाइंड करना है, नीडेड टू स्टॉप, स्टॉप मतलब फाइनली वो जीरो हो चुका होगा उसकी स्पीड। द ऑब्जेक्ट इन, और टाइम भी हमें गिवन है, टी इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड विल बी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यू इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। हमें इसको रोकना है, तो इसको रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स की आवश्यकता होगी वो हमें फाइंड करना है। देखो, फोर्स का सिंपल फॉर्मूला होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो देखो, एक्सेलरेशन नहीं पता लेकिन मास तो पता है हमें, तो मास की हम वैल्यू पुट कर लेंगे। और देखो यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स की बात होगी, जब भी फोर्स कांस्टेंट होगी तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फोर्स बराबर एम है तो मास तो कांस्टेंट होगा ही होगा, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, ओके। और मैंने आपको बताया, इससे पहले 3 क्वेश्चन हम इसी पे बेस्ड कर चुके हैं कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हम यूनिफॉर्म इक्वेशन जो मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, उनका यूज कर सकते हैं। ऐसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आप देखो एक ही टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। तो मैं इसमें इक्वेशन यूज करूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, v और u पता है, टाइम भी पता है। तो फोर्स बराबर हो जाएगा मास इंटू में एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस के u अपॉन में टाइम t। अब सब वैल्यू पुट कर लो, मास कितना है 4, v फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल स्पीड 5 अपॉन में टाइम की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। तो ये कितना आएगा, 0 माइनस 5 माइनस 4 इंटू में माइनस के 5 अपॉन में 5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 4, 5 से 5 कैंसिल करो, तो फोर्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 4 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन। अभी माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए मोशन इस तरफ है तो फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी इसको रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल इस तरफ ला रहा है, आपको उसको अगर रोकना है तो आपको इस तरफ खड़े होकर के उसको रोकना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना कि आप जिधर साइकिल जा रही है उसी में आप धक्का लगा करके उसको रोक पाओगे, नहीं, आपको मोशन का अपोज करना पड़ेगा तब जा करके वो रुकेगी। तो इसलिए देखो, 2 ऑप्शन थे, 4 इंटू 10 की पावर 4, 2 ऑप्शन थे, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन या अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारा सही आंसर होगा अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो ऐसा नहीं कि आप देखो मैंने एक ही इक्वेशन में दोनों पुट कर लिया, ऐसा
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम ही करना चाहिए कि पहले मैं एक्सेलेशन निकालूं, वहाँ पर टाइम बर्बाद करूं, फिर मैं उसकी मार्क्स में एक्सेलेशन की मल्टीप्लाई करूं। तो कोशिश किया करो कि जो भी आपको निकालना उसकी एक इक्वेशन बना लो, उसके बाद वैल्यू पुट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मासेस आर पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल कार्बन एटम एक्सेप्ट वन। तो इनमें से कौन सा कार्बन का मास नहीं हो सकता वो हमें बताना है। देखो C12 का मास होता है 12.000, C13 का मास होता है 13.00335 और C14 का मास होता है 14.00324। एक्चुअली ये जो है ना 12.011 ये इन दोनों का मीन आएगा, तो ये मीन है ना कि किसी एक कार्बन एटम का पॉसिबल मास। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन मेटल फॉल्स एस्टेब्लिश्ड है। देखो आपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव पार्टिकल रहते हैं ये, और गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट में इनको किसी गोल्ड के प्लेट से बम्बार्डमेंट करवाई गई थी। तो होता क्या है कि बीच में होता है न्यूक्लियस, उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी ऑर्बिट में। तो ये कह रहे हैं कि स्कैटरिंग के बारे में अब आपको बताना है कि अगर अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो स्कैटर क्यों हो जा रहा है। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन, तो इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। तो जो स्कैटरिंग है अल्फा पार्टिकल की वो हमें ये बताती है कि जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आप देखो ज़्यादा मास होता है प्रोटॉन का, तो मेजोरिटी ऑफ जो मास होगा वो न्यूक्लियस के इनसाइड लाई करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम आर कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल, देखो ये स्कैटरिंग इस एक्सपेरिमेंट से हमें नहीं पता चल रहा था। ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम चार्ज, ये भी इससे नहीं पता चला। एटम्स आर इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, हम नहीं कह सकते थे इस एक्सपेरिमेंट से। एक एक्सपेरिमेंट करके हमें ये कंक्लूजन मिला था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का एम्प्टी होता है। दूसरा जो मेजोरिटी ऑफ मास है वो न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये कंक्लूजन हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट बी करेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम वेरिएशन फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल। देखो इसमें आपको बताना है कि चारों ग्राफ में से कौन सा सही ग्राफ नहीं है किसी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट ये ध्यान रखो, पार्टिकल कैन नॉट हैव टू डिफरेंट पोजीशन एंड स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की दो अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकती। जैसे आप किसी एक समय पर आप एक ही जगह तो रह सकते हो, आप दो जगह थोड़ी ना रह जाओगे, फिजिकली मेंटली तो हो सकता है। बट यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल अगर है तो वो एक टाइम पर उसकी दो अलग अलग स्पीड या दो अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकती। पहला है यहाँ पर टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन सेम है, तो ये रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टाइम इंक्रीज कर रहा है, पोजीशन भी इंक्रीज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी टाइम इंक्रीज कर रहा है, पोजीशन लीनियरली इंक्रीज कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ना, आप एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं, लेट मैं इस पर्टिकुलर टाइम को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब एक पोजीशन इसकी ये हो गई, ठीक है, फिर और आगे गया एक पोजीशन इसकी ये हो गई, थोड़ा और आगे एक पोजीशन इसकी हो गई, यानी सेम टाइम पर आप देखो तीन अलग अलग पोजीशन मिल रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो फोर्थ ग्राफ होगा ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 4। ध्यान रखना सेम टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की दो अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर देखो इसी टाइम को ले लो, ये भी पोजीशन दिखा रखी है और ये भी पोजीशन दिखा रखी है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन नीडेड टू मूव अ बॉडी 2 kg फ्रॉम एन एलिवेटर ऑफ 1 मीटर टू एन एलिवेटर ऑफ 10 मीटर, यानी कि एक एलिवेटर 1 मीटर पर है और एक एलिवेटर है 10 मीटर पर। तो आपको बताना है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो वर्क डन यहाँ पर होगा पोटेंशियल एनर्जी के जो कि चेंज होगा mgh। अब m कितना है 2, g की वैल्यू हम कितने ले रहे हैं 10 गिवन है एक्चुअली। हाइट कितनी लूंगा, तो हाइट लूंगा मैं जो चेंज आया हाइट में, यानी कि ये 1 मीटर है और वो पूरा 10 मीटर पर है, तो जो चेंज होगा वो कितना हो जाए 10 माइनस के 1, यही तो एक्चुअल हाइट होगी। जो डिफरेंस इन हाइट डिफरेंस इन पोजीशन आप कह लो चाहे उसको 9 मीटर, तो यहाँ पर कितना आएगा 9, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 18 180 जूल। तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन 2। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि U इक्वल टू mgh ले लेंगे, तो h का आपको ध्यान रखना है कि आप 2 इंटू 10 इंटू 1 लोगे या 2 इंटू 10 इंटू 10 लोगे। तो अगर आप ये करोगे तो 200 आ जाएगा, अगर आप ये करोगे तो 20 आएगा। और देखो दोनों ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं, तो जल्दबाजी में यहाँ पर गलती हो सकती है, तो थोड़ा सा
धैर्य बना करके विवेक से सही आंसर कैसे चूज करना होगा, उसको आपको दोनों की पोजीशन का डिफरेंस लेकर के आंसर आएगा 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 160 मीटर पर सेकंड, ये मान लो तुम्हें इसकी इनिशियल स्पीड गिवन है, पासिस थ्रू अ प्लैंक ऑफ वुड, आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्लैंक, मतलब किसी, मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें कोई बुलेट अंदर जा रही है, ज़्यादा बड़ी बुलेट हो गई, तो उसकी अंदर जाने के बाद जो स्पीड है, फाइनल स्पीड, वो 140 हो गई, यानी कि डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर किया गया होगा, रिटार्डेशन हुआ होगा। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है 160। अनदर बुलेट ऑफ सेम मास एंड साइज बट ट्रेवलिंग 60 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा केस ये दिया हुआ है, दूसरी बुलेट है, उसकी इनिशियल स्पीड 60 मीटर पर सेकंड दी है, पूछा है कि अंदर आने के बाद उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि हमें v2 निकालना है। मैं सेकंड केस को v2 मान लिया यहाँ पर फाइनल स्पीड, तो हमें v2 फाइंड करना है। और ये बोला है कि एज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैंक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द बुलेट, द सेकंड बुलेट आपको बताने की कितनी स्पीड उसकी हो जाएगी। देखो यहाँ पर दोनों ही मटेरियल सेम है, तो जो एक्सीलरेशन होगा, कैलो रिटार्डेशन होगा, वो सेम होगा। और ये भी बोला गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैंक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखो इक्वेशन यहाँ पर जाहिर सी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। और मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का अगेन यूज करूंगा, बट मैं यूज करूंगा, टाइम नहीं दे रखा है इस बार, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला। ठीक है, फर्स्ट केस में इसको v1 u1 लिख लेंगे, और सेकंड केस में इसको हम लिख लेंगे v2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में s। अभी जो 2s होगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, 2as की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी, क्योंकि दोनों में रिटार्डेशन हो रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, 2s की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट कर लेते हैं। v1 कितनी है 160, तो 160 का स्क्वायर इक्वल टू u1 कितना है 140, तो 140 का स्क्वायर प्लस 2as, तो 2s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2as आ जाएगा 160 का स्क्वायर माइनस के 140 का स्क्वायर। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा एक काम करते हैं, वी फाइनल स्पीड हमारी 140 है ना, तो यहाँ पर मुझे 140 लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 160, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो 2s की वैल्यू आ जाएगी 140 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर, जो भी ये वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, तो इसको रख लेते हैं यहाँ पर। 2as की वैल्यू देखो, 14 का आप स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर करोगे वो आएगा 196, और 196 और 2 जीरो और लगा दो, फिर माइनस 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 में 2 जीरो और लगा दो। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ये आएगा माइनस के 600, 2as की वैल्यू आ गई। अब 2s की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो v2 कितना है हमें फाइंड करना है, v2 का स्क्वायर फाइंड करना है, u2 कितना है, तो वो है 60 का स्क्वायर प्लस 2s की वैल्यू कितनी है माइनस के 6000, तो 2s की वैल्यू हम नेगेटिव पुट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रिटार्डेशन हुआ होगा। अब v2 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 6 का 36 होता है 3600 माइनस यहाँ पर 600। अब ये कितना आ जाएगा, एक और चीज़ यहाँ पर एक्चुअली ये जो एक्सेलेशन है यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर मुझे माइनस साइन और लेना पड़ेगा, माइनस माइनस। अब यहाँ पर 3600 में से 60 माइनस कर देते हैं, तो माइनस के 2400 आएगा v2 का स्क्वायर। लेकिन मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 2400, और जब आप इसको अंडर रूट करेंगे तो 48.98 के आसपास आएगा मीटर पर सेकंड में, तो जो कि 49 के जस्ट नियर अबाउट होगा, इसलिए हम ऑप्शन 3 चूज करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दूसरे मतलब अलग तरीके भी हो सकते हैं, आप उनसे भी कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा इजी मुझे लग रहा है, तो इसलिए आप इसको अडॉप्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया है। ये भी आप काम कर सकते थे कि इन दोनों इक्वेशन में से एक दूसरे को माइनस कर दो, तब भी आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास, देखो मास हमें गिवन है किलोग्राम स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर क्लिफ विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको बताने की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब वो नीचे आकर के गिरेगा किसी रिवर में। तो एक काम करते हैं, पहले मान लेते हैं कि यहाँ से स्टोन को नीचे फेंका जा रहा है, इसकी जो हाइट है वो अपने को गिवन है 15 मीटर, और जो इनिशियल स्पीड है वो गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं यहाँ पर फाइंड कर पाया कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो v से मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर पाऊंगा, जो कि मैं फॉर्मूला यूज करूंगा हाफ mv स्क्वायर का। अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, फ्री फॉल हो रहा होगा, तो मैं यूज करूंगा v इक्वल टू यू प्लस 80,
हालांकि ए को हम जी ले लेंगे और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मुझे ना वी स्क्वायर फाइंड करना है। आप ये देखो कि इन तीनों में वी स्क्वायर इसी में आ रहा है और हमें ये यहाँ पर हाइट भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट मतलब, और इनिशियल स्पीड भी गिवन है। दैट्स व्हाई आई विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2, ए को हम जी लिखेंगे और हाइट ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर है, तो इसको 20 का मतलब 20 इनिशियल स्पीड कितनी है 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 गिवन है और हाइट है 15। तो ये होगा 2 दूनी 4, 400 प्लस 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 300, 4 3 700। वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ध्यान रखना वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो बस, क्योंकि वी स्क्वायर चाहिए। नाउ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, गतिज ऊर्जा बराबर होगी हाफ द्रव्यमान गुना में अंतिम वेग का स्क्वायर। तो 1/2 m कितना है अपने पास, मास है 0.2, वेलोसिटी है 700। इसका दोबारा स्क्वायर मत करना, वी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करी है। ओके नाउ इसको आप पॉइंट हटा करके यहाँ पे लिखो ऐसे, ये आ गया 1, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करो, आ गया 70 जूल आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी नेक्स्ट नीचे करने के बाद इट विल बी 70 जूल। तो स्पीड निकालने की जरूरत थी हमें, वो हमने इस इक्वेशन से निकाल ली। वैसे ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से भी किया जा सकता था, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ 0.5 किलोग्राम बॉल फॉल्स पास अ विंडो whose top is 1.8 meter in vertical extent from the ground. If the speed of the ball at the top of window is 8 meter per second, its speed at the ground कितनी रही होगी वो बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले खिड़की बना ही लेते हैं इतनी हाइट पर। अब यहाँ से उसका जो ऊपरी सिरा है वो है 1.8 मीटर ऊपर, तो मैं इसको h कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आने पर उसकी स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड होगी, तो मैं इसको कंसिडर करूँगा फाइनल स्पीड। और हमें बताना कि उसकी ग्राउंड पर जब फेंका गया होगा उसकी स्पीड यानी कि इनिशियल स्पीड हमें फाइंड करनी है। मास भी गिवन है बट देखते हैं यूज़ होगा क्या नहीं होगा। अगेन फ्री फॉल या कह लो कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो मैं इन्हीं क्वेश्चन का यूज़ करूँगा। देखो एक ही टॉपिक पर कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ इन्हीं पर वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 इक्वेशन होंगी। तो v देखो जब ऊपर जाता है ना तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हम माइनस जी लेते हैं, तो यहाँ पर ऊपर जा रहा है मोशन और ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2g इंटू मैच। अब देखो कौन सी इक्वेशन चूज करनी चाहिए। मुझे फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड निकालनी है, हाइट पता है, तो क्यों ना इस इक्वेशन का यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि बाकी दोनों में तो टाइम की बात हो रही है, टाइम यहाँ पर कुछ डिस्कस किया ही नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में जी इंटू में एच। वी कितना है तो वो है 8 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर, यू स्क्वायर मुझे निकालना है माइनस 2, जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 1.8। ओके ये 8 8 से 64 होगा यहाँ पर, यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 18 इंटू 2 36, तो यू स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस में 36 यानी कि 100। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये सब आपको बताना है। जनरली पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर मैं किसी एलिमेंट को जेड ऐसे से डिनोट करूं तो जेड होता है उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो जनरली बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया या दिया ना हो तब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अब ए क्या होता है, ए होता है एटॉमिक मास नंबर, और ए सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अगर मुझे मान लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से डिनोट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो मैं ए में से, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है, तो मैं ए में से जेड अगर माइनस कर दूँ, ए माइनस जेड किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, ए माइनस जेड किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। अब
क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप 50 देख रहे हो, तो 50 क्या है, 50 होगा इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो हमें पता लग गया कि प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 50। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 50 हो गया। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन के लिए आप ए में से जेड को माइनस करोगे, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा ए मतलब 119 और जेड की वैल्यू कितनी है, 50। तो ये कितना आ जाए, 69। तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 69, 50 69। अब 50 69 दो ऑप्शन में है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मैंने कहा है जनरली, ऐसा हमेशा नहीं। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि एसएन के ऊपर +2 साइन लगा है, तो इसका मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने से लूज किए होंगे, तब इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ओके, तो 50 में से उसने कितने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन, 2। तो अब उसके पास कितने बचेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बचेंगे 48। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। इसका भी ध्यान रखना है, SN+2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ कांस्टेंट। इनमें से ये बताना जो कांस्टेंट ना हो। तो मास, तो देखो मास कांस्टेंट होता है जनरली। अगर मैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ना मानूं तो मास कांस्टेंट होता है। बस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो पार्टिकल है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तब के केस में मास कांस्टेंट होता है। अगर वेट की बात की जाए तो वेट इक्वल टू होता है mg के। अब देखो जी, तो आप जैसे जैसे मान लीजिए अर्थ पर अगर आप अलग अलग पोजीशन पर जाओ, पोल पर, इक्वेटर पर, तो जी की वैल्यू वेरी करती है। या आप अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट पर जाओ, या मान लीजिए मून पर जा रहे हो, तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, वहाँ पर जी 1/6 हो जाती है। तो क्योंकि जी की वैल्यू वेरिएबल है, इसलिए वेट भी वेरिएबल होगा ऑब्जेक्ट का। या मान लो कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तब भी उसका वेट चेंज हो जाता है, अपरेंट वेट हम कंसिडर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वेट जो है वो वेरिएबल होगा, जबकि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम फिक्स होती है। स्पीड ऑफ लाइट c × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी, किसमें, फ्री स्पेस में। हाँ, मीडियम चेंज करो तब तो चेंज होती है, बट यहाँ तो फ्री स्पेस की कंडीशन दे दी ना, तो इसलिए ये भी कांस्टेंट होगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कांस्टेंट होगी, मास भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय हैविंग अ मास ऑफ 60 किलोग्राम होल्ड इन हिज हैंड विद अ बैग ऑफ weighing 30 न्यूटन। The force with which the floor push upon his feet will be। तो यहाँ पर हम एक्शन रिएक्शन करेंगे। पहले मैं न्यूटन का थर्ड लॉ आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो एक टेबल है, इस पर कोई बुक रखी है, तो इस बुक का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो इस पर जो टेबल होगी ना बुक पर, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी। According to Newton third law of motion, every action has equal and opposite reaction। जैसे यहाँ पर वेट नीचे है तो उसकी रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो देखो मान लेते हैं ये बॉय का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा mg। हमें ना मास दे रखा है बच्चे का 60। तो 60 की जब मैं g में मल्टीप्लाई करूँगा जो कि 10 है, तो जो वेट ऑफ पर्सन है या वेट ऑफ मैन है वो कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। और उसने बैग भी तो पकड़ा हुआ है, कितने न्यूटन का, 30 न्यूटन का। तो इसका मतलब अगर आप टोटल नीचे की तरफ वेट देखोगे तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, जो वेट ऑफ पर्सन है प्लस वेट ऑफ बैग है, यानी कि 600 प्लस में 30, तो टोटल कितना हो गया, 630 न्यूटन। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैंने जैसे आपको बताया था वेट अगर नीचे की तरफ है तो रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो जो रिएक्शन होगी यानी कि जो फोर्स फ्लोर लगाएगा उस पर्सन के फीट पर, वो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेट के बराबर होगा, यानी कि 630 न्यूटन के इक्वल होगा। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3 630 न्यूटन। तो हमें दोनों का वेट कंसिडर करना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 किलोग्राम मेटल सिलेंडर 2.5 मीटर लॉन्ग विद ईच एंड एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्टैंड वर्टिकली ऑन एन एंड। यानी कि जो सिलेंडर है वो इस तरह से वर्टिकली खड़ा हुआ है किसी फ्लोर पर, मान लीजिए ऐसे, और इसका जो एंड का एरिया है दोनों तरफ का वो इक्वली है, और एरिया है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, वेट होगा नीचे की तरफ mg के इक्वल, और वही फोर्स भी होगी जो इसका वेट होगा जो कि फ्लोर पर लग रहा होगा। m कितना है, 120 इंटू जी की मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये न्यूटन में आ जाएगा फोर्स। एक्चुअली हमें ना प्रेशर निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सिलेंडर। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब फोर्स वही तो लेंगे जो इसका वेट होगा डाउनवर्ड, यानी कि 120 इंटू में
10 यानी कि mg के इक्वल अपॉन एरिया क्या लूंगा, तो एरिया हम वो लेंगे जिससे वो उस सरफेस से टच है, यानी कि एंड का एरिया, और वो 40 सेंटीमीटर गए, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना ना भूलें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। खैर जो भी हो, यहाँ पर देखो 4×12, बाकी सब तो 10 की पावर का खेल है, तो 3 × 10⁵ ये आंसर आएगा, और किसी में 3 है ही नहीं, तो अपना आंसर सही होगा फोर्थ ऑप्शन। बाकी हम पूरा करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 यानी कि 3 × 10⁻1 अपॉन में 10⁻², 2 ये ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁵ हो जाएगा, वही चीज़ मैंने आपको बताया था, Nm/m²। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, 3 × 10⁵। तो प्रेशर का जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करा, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी टेंशन ना लोगे मैं लेंथ को कहाँ इस्तेमाल करूंगा, अपने फॉर्मूले से ध्यान रखो, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लिफ्ट पेपर बेस। ये क्वेश्चन क्लास 11th में एक्चुअली पूछा जाता है, क्लास 11th का टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, पास कर लो। पर हाइड्रोलिक लिफ्ट इन अ सर्विस स्टेशन हैज़ अ लार्ज पिस्टन ऑफ 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मतलब कि इसमें होता क्या है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक पतला कॉलम होता है और एक दूसरा कॉलम होगा जिसका एरिया थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ज़्यादा कर दिया जाता है। होता क्या है कि आप कम फोर्स लगा करके भारी ऑब्जेक्ट को इजीली उठा सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो बाय यूजिंग पास कर लो। अब यहाँ पर जो बड़ा वाला कॉलम है उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, जो छोटा कॉलम है उसका डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर, स्मॉल पिस्टन जो है, ठीक है, और लार्ज पिस्टन का एरिया मतलब डायमीटर 30 सेंटीमीटर। द फोर्स रिक्वायर्ड ऑन स्मॉल पिस्टन, यानी कि आप यहाँ पर कितनी फोर्स लगाओगे टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 2000 किलोग्राम विल बी। यानी कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई कार है, कोई भी चीज़ है, व्हीकल है, उसका अगर मान लीजिए वेट है, वेट तो नहीं कह सकते, मास कह रहा हूँ मैं, तो उसका जो मास है वो है 2000 kg। तो आपको बताना है कि कितना फोर्स यहाँ पर लगाएंगे कि ये ऊपर उठ जाए। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा पास कर लो। पास कर लो ये कहता है कि जो प्रेशर यहाँ पर होगा वो इसके इक्वल होगा, मतलब P1 में अगर कॉलम में या इस स्मॉल पिस्टन में जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, P2 के बराबर होगा। तो P1 किसके बराबर होगा, P2 के। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ओके, तो यहाँ पर मैं फोर्स मान लेते हैं, एफ फोर्स हम लगा रहे हैं, अपॉन में एरिया मतलब πr², तो पाई इंटू में। अब देखो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, यानी कि 1.5, और क्योंकि वो सेंटीमीटर है, मैं सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखेंगे हम 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना, ये ना सर्कुलर कॉलम होगा, तो 1.5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। फोर्स अपॉन में एरिया इस तरफ का हो गया, अब इस तरफ करते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो mg के इक्वल होगा, m कितना है 2000 इंटू जी की वैल्यू कितनी 10, क्योंकि हमें ना यहाँ पर भी फोर्स कंसिडर करेंगे, तो फोर्स जो होगा वो कितना होगा mg के इक्वल होगा, तो मास इंटू में जी अपॉन में पाई। यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा यहाँ का 15 सेंटीमीटर, और 15 को आप 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आ जाएगा, तो ये हो गया 15 इंटू में 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ पर भी 1.5 है, मतलब आप उसको 15 लिख सकते हो 10 की पावर हटा करके, और यहाँ पर भी 15 है, 10⁻², 10⁻4 से कैंसिल आउट होगा। तो जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो जो फोर्स आएगी वो आएगी 200 न्यूटन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पास्कल लॉ पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मेटल बॉल वेट 0.096 न्यूटन, मतलब वेटर का जो वेट है वो गिवन है 0.096। When suspended in water it has apparent weight। अब इसको ना पानी में डुबो रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं वाटर में, तो इसका जाहिर सी बात है अब थ्रस्ट फोर्स लगेगी तो उसका कुछ वेट कम हो जाएगा, तो उसका अपरेंट वेट कितना हो गया पानी में 0.064 न्यूटन, ये भी न्यूटन। अब पहले ना मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, द डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल हमें निकालना है, लेकिन पहले कंसेप्ट सीखो, और इसके लिए मैंने अलग से पूरी वीडियो बनाई हुई है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी वाटर में किसी भी लिक्विड में होगा तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, और अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपथ्रस्ट फोर्स बराबर होगी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर नीचे की तरफ उसका एक्चुअल वेट था और ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना एक्चुअल वेट का, जो उसका मान लीजिए एयर में था पहले, एक्चुअल वेट माइनस जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो बराबर होगा उसका जो अपरेंट वेट है पानी में, ठीक है, W - U।
अब W कितना है, वेट इन एयर 0.096 माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, और ये अपरेंट वेट भी दिया हुआ है 0.064। अब जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखो वेट का जनरली फॉर्मूला होता है W इक्वल टू होता है M इंटू में G, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट को मैं लिख सकता हूँ मास की जगह पर रो इंटू वॉल्यूम इंटू में G, ठीक है। तो यहाँ पर U इक्वल टू आ जाएगा 0.096 माइनस के 0.064। इन दोनों को माइनस करते हैं तो जो एपरेंट वेट है, सॉरी अब जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो कितनी आ गई 0.032 न्यूटन। अब ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है किसके बराबर होगी, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के, और मैंने बताया वेट को हम रो इंटू वी इंटू जी लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, रो इंटू वी इंटू में जी। लेकिन ये रो कौन सा लिए समझाता हूँ। देखो रो वी जी बराबर किसके होगी 0.032। तो ये जो रो है ना ये डेंसिटी ऑफ वाटर होगी इनटू में, देखो जो वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस करेगा वही वॉल्यूम ऑब्जेक्ट की भी होगी। वेट वेट तो नहीं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो मैं इसको, क्योंकि भाई जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा, एक तरह से मैं वॉल्यूम को साइज मान रहा हूँ, तो उतना ही तो पानी वो डिस्प्लेस कर पाएगी। तो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट की उतने ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ किसकी लूँगा, ऑब्जेक्ट की, इंटू में जी, ठीक है। 0.032 आ गया। डेंसिटी ऑफ वाटर में पता है कितनी, 10⁻3। अब देखो फिर से मैं एक और फॉर्मूला लगाऊंगा, वॉल्यूम किसके बराबर होगा, डेंसिटी, हमने पता है आपको कि जो वॉल्यूम होता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन में डेंसिटी, ओके। और यहाँ पर वेट इक्वल टू कितना होता है mg। तो मास को क्या लिखूंगा मैं, मास को लिखूंगा W अपॉन में G इंटू में रो। अब देखो मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को इस तरह से रिप्लेस करूंगा, कैसे, देखो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं लिखूंगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन में G इंटू में रो। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा, जो एक्चुअल वेट था मैं यानी कि W अपॉन में डेंसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की, इंटू में G इक्वल टू 0.032। देखो जी से तो जी को हटा दो, हमें रो निकालना है। तो एक काम करते हैं, रो को इधर ले आते हैं, 0.032 को नीचे ले आओ। तो ये आगे 10⁻3 इंटू में W की वैल्यू कितनी, 0.096 अपॉन में 0.032 इक्वल टू रो ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कैसे हमने किया। देखो हमें अपरेंट वेट गिवन था, एक्चुअल वेट गिवन था। तो जो अपरेंट वेट होगा पानी में ऑब्जेक्ट का वेट बराबर होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। हमने पहले अपथ्रस्ट फोर्स निकाला। अब जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिड्स प्रिंसिपल बराबर होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, ये पूरा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस यानी कि रो इंटू वी इंटू जी। तो यहाँ पर हमने डेंसिटी ली ऑब्जेक्ट लिक्विड की, तो उससे हमने यहाँ पर रो ऑफ वी लिखेंगे। देखो इसके बाद हमने यहाँ पर कर रो वी जी, रो ऑफ वाटर इंटू में वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल होते हैं। तो हमने वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लिया वेट अपॉन में डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू में जी से जी कैंसिल। तो रो ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 3 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैंने अक्सर टीजीटी एग्जाम में देखा हुआ, चाहे वो डीएसएसबी हो, केबीएस हो या एनवीएस हो, आर्किमिड्स प्रिंसिपल पर बेस्ड 100% आते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 2 स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू। तो पहले मैं आपको आइसोटोप समझा देता हूँ, फिर आप इजीली कर पाओगे। आइसोटोप क्या होता है, मान लो मैंने अभी आपको बताया था जेड एक्स से किसी भी एलिमेंट को हम इस तरह से दिखाते हैं, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए मतलब एटॉमिक मास, जेड एक्स से, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक एलिमेंट का दूसरा आइसोटोप अगर आपको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो देखो आइसोटोप का मतलब है कि उनके जो जेड है यानी कि उनके जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम रहेंगे, लेकिन जो एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास है, वो डिफर होंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास नंबर जब डिफर होते हैं तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप को आप ऐसे याद रखो कि जिसके टॉप वाले बराबर ना, टॉप मतलब जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है यानी कि ए। तो जिनका आइसोटोप यानी कि वो आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक मास इक्वल नहीं होता है या डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं
आइसोटोप, तो यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होगा उनका, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही होंगे क्योंकि जेड सेम है, एटॉमिक नंबर भी दोनों का सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दोनों की सेम होगी, तो एटॉमिक मास में डिफर करते हैं। जबकि अगर आइसोबार की बात करें ना, तो आइसोबार में जेड की वैल्यू अलग होती है उनकी, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग होते हैं और मास नंबर बराबर होते हैं आइसोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, if it is to hold a 50 kilogram person entirely above the water when he stand on it will be। देखो कैसी है कि मान लीजिए यहाँ पर फ्लूइड है कोई, आपने टाइटैनिक मूवी का वो सीन तो देखा ही होगा जिसमें वो पट्टे के ऊपर रहता है हीरो, सॉरी हीरोइन इसके ऊपर होती है, वो पानी में रहता है। अब हो क्या रहा है कि हमें पता करना है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड, यानी कि इसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए कि ये 50 किलोग्राम वाले पर्सन का, 50 उसका मास होगा, उस पर्सन को पानी के ऊपर स्टिल रख सके। तो इसमें भी हम जैसे हमने फ्लूइड का कंसेप्ट लगाया था इससे पहले, वही कंसेप्ट लगाएंगे। देखो इक्विलिब्रियम में जो वेट होगा उन दोनों पर्सन प्लस ब्लॉक का, यानी कि जो डाउनवर्ड वेट होगा वो बराबर होगा जो पानी उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगा रही होगी। अब इससे पहले भी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला डब्ल्यू, यानी कि वेट बराबर होता है एम जी, और एम को हम लिख सकते हैं जैसे रो इक्वल टू मास पर इंटू वॉल्यूम होता है, तो वेट को हम लिख सकते हैं मास इंटू में जी, मास को लिख लो रो वी जी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ब्लॉक की, तो ब्लॉक की जो वेट होगा वो बराबर होगा डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू में वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो मुझे चाहिए इंटू में जी, प्लस वेट ऑफ पर्सन बराबर होगा एम जी के, क्योंकि मास तो हमें गिवन है पर्सन का। दिस विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। अभी जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो अपथ्रस्ट फोर्स बराबर होगा जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है रो वी जी, लेकिन यहाँ पर रो जो लूंगा ना मैं, वो लूंगा वाटर के लिए, पानी तो दोनों की बराबर ही रहेगी, ब्लॉक की और पानी की जो डिस्प्लेस्ड होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इंटू में जी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो जी तो सब में कॉमन ही है, तो जी को तो हटा ही दो, कैंसिल कर देते हैं इसको। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक गिवन है 800, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है, प्लस एम की वैल्यू 50 है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3 है, या चलो 1000 ही लिख लेते हैं, इंटू में वी निकालना है, हमारा टारगेट है वी निकालना, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकालना। तो एक काम करते हैं, इसको 800 को इस तरफ ले आओ, तो हो गया 50 इक्वल टू 1000 वी माइनस 800 वॉल्यूम। अभी यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी कि 200 वी इक्वल टू 50 यहाँ पर वी इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन में 200, 0 से 0 कैंसिल करा और आगे 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो मीटर क्यूब, इतनी वॉल्यूम आएगी ब्लॉक की 0.25 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली गिव द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की करेक्ट देखो, ओम्स लॉ होता है वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली करंट पर डिपेंड करता है, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे तो सेम रहे तो वी इक्वल टू आई आर, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। अभी तक क्लास 9th के क्वेश्चन चल रहे थे, अब क्लास 10th पर आ गए हम। द पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कितना होगा, करंट है रेजिस्टेंस है, तो अगेन वही जो इससे पहले फॉर्मूला था वी इक्वल टू आई आर लगाते हैं, आई की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24 96 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट फ्लोज 2 एम्पियर करंट है जो कि स्ट्रेट मेटल रोड में जिसका डायमीटर 0.20 सेंटीमीटर है उसमें फ्लो कर रहा है। द रोड हैज़ अ लेंथ, देखो पहले डाटा लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, आसान हो जाता है। करंट है 2 एम्पियर और जो वायर है उसका डायमीटर दे रखा है 0.20 सेंटीमीटर। डायमीटर का अगर मैं रेडियस में लिखूँ तो 0.10 हो जाएगा, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -4 मीटर का मीटर आ जाएगा। जब आप इसको पॉइंट यहाँ पे 0 लिखोगे 10 की पावर -4 आगे रेडियस। आगे देखते हैं और क्या क्या है। द रोड इज लेंथ, अब लेंथ है 2 मीटर हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है 40 वोल्ट का, तो बताना कि रेसिस्टिविटी यानी कि रो कितना होगा। देखो आपने फॉर्मूला तो पढ़े होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन में एरिया। हमें ना रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ये पता है वी इक्वल टू आई आर होता है, तो पहले रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं यहाँ से। आर इक्वल टू कितना वी अपॉन में आई, वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 40 वोल्ट,
करंट कितना है 2 एम्पियर, तो ये आ जाएगा, हाफ कर दो इसका 20 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई है। जब रेजिस्टेंस पता है और हमें रेसिस्टिविटी निकालना, तो रेसिस्टिविटी बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस इंटू में एरिया अपॉन में लेंथ। तो रो इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है 20, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 10 की पावर -4 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर, अपॉन में लेंथ कितनी है, लेंथ है 2 मीटर, तो ये आ जाएगा 10। अब आप ये देखो पावर कुछ भी हो, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 314 इसी में आ रहा है, मतलब यही आंसर आएगा, बाकी मैनेज कर लेंगे अभी। तो 3.14 मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठो तो डायरेक्टली लगा के आगे बढ़ो, फिर पावर का खेल कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। 3.14, 10 की पावर ये हो गई 1, और यहाँ से आएगा माइनस के 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये आ गया, इसको आप लिख सकते हैं 1.4, 10 की पावर -6 बचेगा, जिसको आप लिख सकते हैं माइक्रो ओम मीटर। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, देखो लेंथ पहले लिख लेते हैं, 90 सेंटीमीटर है, ट्यूब हैज एन इनर और आउटर डायमीटर हमें गिवन है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये पूरा हो जाएगा आउटर डायमीटर 0.8 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बताना है कितना हो, तो लेंथ वाइज वो भी, मतलब इसी तरह से अगर कोई वायर है तो लेंथ वाइज आपको बताना है कितना रेजिस्टेंस हो जाए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वही अभी बताया था, रो एल अपॉन में एरिया। रेसिस्टिविटी कितनी है 1.57 इंटू 10 की पावर -8। लेंथ ऑफ वायर कितना है 90 सेंटीमीटर है ना, मीटर में चेंज करो, 10 की पावर -2 अपॉन एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया हम निकालेंगे पाई R2 मतलब बड़ा वाला रेडियस माइनस पाई R1 का स्क्वायर, या फिर आप पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्योंकि हमें डायमीटर दिया हुआ है तो इसको चेंज कर देते हैं पहले, पाई R2 कितना हो जाएगा बड़ा वाला 0.8 का आधा यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 0.4, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2, तो 0.4 इंटू में 10 की पावर -2 का स्क्वायर, फिर माइनस R1 कितना है, वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का हाफ यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, या फिर 0.5 इंटू में 10 की पावर -2 का -2 आएगा, तो यहाँ पर 0.5 इंटू 10 की पावर -2 का इस पूरे का हमें करना है स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा। तो जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं पहले, तो पाई कॉमन होगा, और देखो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10, और यहाँ पर भी इसको 10 लिख सकते हैं, तो 10 की पावर माइनस ये ऊपर जाएगा तो -3, और -3 का स्क्वायर 10 की पावर -6 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। इसलिए हमने थोड़ा उल्टा कर दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसका मोड ले लीजिए, एरिया का हमें मोड लेना है, हमें ना इसमें से इसको माइनस करना चाहिए था, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कर लेते हैं, पाई इंटू 10 की पावर -6, 5 5 से 25 माइनस 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा पाई इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 25 -16, बस आपको 0.5 से 0.5 वाला माइनस करना था, बाकी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, एरिया की कितनी आ गई, पाई इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 9, तो ये तो 10 की मतलब 1 बचेगा। 1.57 को जब आप पाई से डिवाइड करोगे यानी कि 3.14 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5, ठीक है, 0.5 ही आ जाएगा, इंटू में 10 की पावर -8, और ये 10 की पावर 1 -2 और ये +6, तो R की वैल्यू में फाइंड करनी है, हो जाएगा 0.5 इंटू में 10 की पावर, टोटल कितनी बचेगी यहाँ से, ये हो गया 6 और 1 7, और यहाँ पर माइनस के 8 और 2 10, तो माइनस के 3 बचेगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, एक काम करते हैं 10 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पर ले आओ 10, ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 500, तो ये हो जाएगा इंटू में 10 की पावर 2 और 1 3, और ऊपर जाकर के -3 के साथ -6 बन जाएगी, तो R इक्वल टू हो जाएगा 500, और 10 की पावर 6 का मतलब माइक्रो, तो माइक्रो ओम में आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है कितना होगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। कंसेप्ट ये है कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका आर इक्विवेलेंट आप R1 + R2 से निकाल सकते हैं। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तब के लिए आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, ठीक है। और अगर मान लो दो पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दो
इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर अपॉन में 2, ये ध्यान रखना। और जैसे यहाँ पर 4 और 4 ओम के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो आंसर आएगा 2 ओम। ठीक है, एक्चुअली इसी से आता है। जैसे अगर मैं R1 और R2 को बराबर ले लूँ तो R1 इंटू आर अपॉन में 2R, तो R से R जाएगा तो R/2 हो जाएगा जब इक्वल हो तब के लिए। चलिए अब करते हैं इसको। तो ये ऊपर देखो आप दोनों सीरीज में है तो 9 6 कितना आ जाएगा 15, ऊपर आ गया 15। अभी देखो नीचे भी तो 15 ही है। तो मैंने क्या बताया, जब भी दो पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वल में कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, किसी एक का आधा कर दो यानी कि 15 का आधा यानी कि 7.5 7.5 ओम। तो अपना आंसर आ जाएगा 7.5 ओम। एग्जाम में ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम हमें यूज़ करना है, सोचना ज़्यादा है करना कम है। तो या तो वो तरीका होता है कि मैं इन जनरल करता पहले R1 प्लस R2 करो, फिर 9 प्लस 6 लिखें उससे 15 आ जाएगा, फिर 1/R1 प्लस 1/R2 निकाले 1/15 प्लस 1/15, फिर आप उसको 2/15 लिखो, फिर आप उसको उल्टा करो। तो बात वही है, लेकिन वही है कि आपको कम से कम समय में करना है, आंसर वही आएगा 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी होगी अगर करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है 0.45 एम्पियर। देखो दोनों पहली बात तो किसमें है, पैरेलल में। और पैरेलल के लिए मैं जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2 करो। तो पहले तो मैं इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ जो कि 300 गुना में R अपॉन में 300 प्लस R के बराबर होगा, यानी कि 300 R अपॉन में 300 प्लस R के इक्वल हो गया आर इक्विवेलेंट। अब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू आई आर, क्योंकि हमें V भी पता है I भी पता है, R निकालना है। यहाँ पर मिलूंगा आर इक्विवेलेंट वाला। तो V कितना है, या V अपॉन आई यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बराबर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट जो कि अपने पास 300 इंटू में R अपॉन में 300 प्लस में R। ठीक है, तो V अपॉन आई की वैल्यू पुट करते हैं। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है V की वैल्यू 45 अपॉन में करंट की वैल्यू कितनी है 0.45, तो इसको हटा करके 100 लिख लेते हैं यहाँ पर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 300 R इक्वल टू आएगा 3, यहाँ पर कितनी पावर हो जाएंगी 10 की पावर 4 प्लस में 100 R। 100 R को इधर लाओगे 300 में से 100 माइनस होगा तो 200 बचेगा, तो 200 आ गया 3 इंटू में पावर लिख लेते हैं ऐसी 4। तो R इक्वल टू कितना आ गया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो तो 300 बटे में 2 आ गया। 300 का आधा कितना होता है 150, यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी 150 ओम। तो इसमें दो कंसेप्ट लगे हैं, एक तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और एक V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हीलियम प्लस 2 आयन ट्रेवल्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, B की वैल्यू गिवन है विद वेलोसिटी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स आपको बताना है आयन पे कितना होगा। तो देखो जनरली जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है किसी चार्ज पार्टिकल पर, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ मूव करे तो फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्योंकि उन्होंने बोला राइट एंगल है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, इसलिए साइन थीटा होता है ना क्यू वी बी क्रॉस में, तो क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही होगा 1 होती है, तो क्यू वी बी के इक्वल आ जाएगा। अब बात यह है कि हमें वी भी पता है कितनी है 10 की पावर 5, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है 0.80, चार्ज कितना लेंगे, ये हीलियम प्लस 2 आयन है। तो आप ये देखो कि हीलियम प्लस 2 आयन का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से दे दिए और इसमें अभी 2 प्रोटॉन बचे होंगे। ठीक है, तो दो चार्ज मैं लूँगा, चार्ज लूँगा मैं, क्यू बराबर हो जाएगा 2 इंटू में ई के। अब 2 इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में वेलोसिटी कितनी है 10 की पावर 5 इंटू में मैग्नेटिक फील्ड है 0.80। तो बस आपको इसको सोल्व करना है। तो जब आप 2 इंटू 1.6 करेंगे और 0.80 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.56 इंटू में 10 की पावर माइनस के 14, 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 14 और न्यूटन में आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस, देखो रेडियस आपको गिवन है 40 मिलीमीटर, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न से 100, द करंट थ्रू इट, करंट की वैल्यू 20 मिली एम्पियर है। आपको बताने की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी कोयल के। तो कोयल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है n इंटू में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू में रेडियस r। ठीक है, सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। b इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू में करंट की वैल्यू 20 मिली है ना, तो मिली को 10 की पावर माइनस 3 में लिखो अपॉन में 2 इंटू रेडियस कितना 40 मिली है मिलीमीटर, तो 10 की पावर माइनस के 3।
तो आप ये देखो, इसको पूरे से अगर आप कैंसिल कर दो 2 बचेगा, 2 दूनी 4, 4 हटा दो, तो मतलब पाई के वैल्यू 3.14 ही होता है और कुछ है नहीं, पावर ही है 3.14, आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। पाई की वैल्यू लिखिए 3.14 इंटू में 10 की पावर 7 2, यानी कि माइनस के 5 बचेगा टेस्ला, तो यानी कि फर्स्ट आंसर ही आएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ, लेंथ इसकी गिवन है 0.5 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, द मैग्नेटिक इंडक्शन नियर द सोलिनॉइड, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर गिवन है, द करंट आपको आई निकालना है कितना होगा। देखो सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये 12th क्लास में आप पढ़ते हैं म्यू नॉट एन आई। एक्चुअली स्मॉल एन जो होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि बराबर होता है कैपिटल एन अपॉन में एल के। कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में एल मतलब लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। अभी हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, लेकिन मैं म्यू नॉट स्मॉल एन को मैं लिखूंगा कैपिटल एन अपॉन में एल इंटू में आई, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एन दे रखा है। अगर यहाँ पर होता 200 टर्न्स पर मीटर या पर सेंटीमीटर, तब वो स्मॉल एन कंसिडर करते हैं। तो हमें आई निकालना, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटू में लेंथ एल अपॉन में म्यू नॉट इंटू में नंबर ऑफ टर्न्स एन। बी कितना 0.08 है, मैं इसको 8 इंटू 10 की पावर -2 लिखूंगा। लेंथ कितनी है 0.5, सो आई विल राइट इट एज 5 इंटू में 10 की पावर -1 अपॉन में म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 200, तो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 10 की पावर 3। एक्चुअली जब पावर में लिखते हो ना तो चीज़ें थोड़ी सिंपल लगती हैं। अब देखो 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 40 होता है, तो 40 यहाँ पर आ जाएगा, और इसको मैं डिवाइड करूँगा 40 से तो 10 बचेगा, ठीक है। और 2 को मतलब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर इसे लिख लेते हैं 5 अपॉन में पाई इंटू में 10 की पावर देखो कितनी है, -2 ये -1 ये, तो माइनस के 3, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस के 7 हो जाएगा, और ये -3 आ जाएगा। 5 को पाई से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.59 आएगा, 1.592 आएगा एक्चुअली। और इसको आप लिख लेंगे 10 की पावर, ये 6 में से -6 और +7 यानी कि 1 बचेगा 10 की पावर। इसको आप लिख सकते हैं 15 इंटू में 9 मतलब 15.92। अब इनमें से सबसे एक्यूरेट जो आंसर है वो मुझे 16 लग रहा है, क्योंकि इसको अगर आप राउंड ऑफ भी करेंगे तो 16 ही आएगा एम्पियर में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 2 टेबल दी हुई है, आपको बस फिनोमिना और साइंटिस्ट के नाम मिलाने। जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर जूल आ जाएगा, इसका मतलब ए को सेकंड से मिलाएंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया था, तो ये दिया था अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, आपने पढ़ा होगा, यानी कि बी को हम मिलाएंगे 3 से। अब ए का 2 बी का 3 देख लो, ए का 2 इन दोनों में, बी का 3 यहाँ पे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी मिला लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स के बारे में बताया था फेराडे ने, यानी कि सी का 1 होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये वोल्टा ने बताया था, तो बी डी का 4, तो डी का 4, सी का 1, बी का 3, ए का 2, तो ऑप्शन 3 सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब आपको वो स्टेटमेंट चूज करनी जो कि सही नहीं है इन रिगार्ड ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड। तो पहला है, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन बींग्स रेंजेस बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, तो बिल्कुल सही है, ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अगर मान लो कोई फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है। और अगर कोई फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ओके, अल्ट्रासोनिक। और जब इन दोनों के इन बीच में होती है तो वो ऑडिबल रेंज होती है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है। सेकंड, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर इंफ्रासोनिक, तो मैंने आपको बताया इंफ्रासोनिक होती है, तो ये भी सही है। देखो मैं अभी स्टेटमेंट सही बता रहा हूँ, आंसर सही नहीं बता रहा हूँ। एज ह्यूमन्स ग्रो ओल्डर देयर ईयर्स रिमेन इक्वली सेंसिटिव फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, देखो ऐसा नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा जो घरों में वृद्ध जन होते हैं, जो काफ़ी उम्र जिनकी हो जाती है, तो उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये
और ये कह रहा है कि रिमेन्स इक्वली सेंसिटिव, तो ऐसा नहीं है, उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम आने लगती है, सेंसिटिविटी कम होने लगती है। तो इस हिसाब से नॉट ट्रू स्टेटमेंट हमारी ऑप्शन 3 होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर भी होगा। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, डॉग्स कैन हियर साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी अप टू 25 किलोहर्ट्ज। तो देखो अभी टर्की में भूकंप आया था, वहाँ पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें जो डॉग था उसको पहले से ही कुछ एहसास हो रहा था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भौंक रहा था या बार्किंग कर रहा था। तो क्योंकि जो जानवर होते हैं जैसे कैट या फिर डॉग्स, इनको ऐसी साउंड सुनाई दे सकती है जो हम नहीं सुन सकते, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमें तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट लेनी है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मेकिंग एन एंगल 25 डिग्री विद द नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। पहले इतना एक मिरर बना लेते हैं, और इसका जो नॉर्मल होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा ऐसे। अब यहाँ पे जो 25 है ये हमारा इंसिडेंस एंगल दे दिया है, क्योंकि जो इंसिडेंस एंगल होता है वो होता है इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल होता है उसके बीच का एंगल, नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल टू द प्लेन ये लाइन है, इंसिडेंट रे तो ये एंगल 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री, यानी आई भी बराबर, आई और आर बराबर ही होता है, 25 डिग्री हो जाएगा ये। अब आगे क्या कर रहे हैं, द मिरर इज देन रोटेटेड इज सो टर्न दैट 7 डिग्री मेकिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेम रे ऑफ लाइट 32 डिग्री। यानी कि हम इस मिरर को 7 डिग्री घुमा रहे हैं सच दैट कि ये जो इंसिडेंट रे है ये अब 32 डिग्री ऑफ इंसिडेंस एंगल बना रही है। तो इसके लिए मुझे इस मिरर को इस तरह से घुमाना पड़ेगा, यानी कि कुछ इस तरह से 7 डिग्री में टर्न करूंगा। मैं इसको थोड़ा सा झुका देता हूँ इसको, तो मैंने क्या करा है, इसको 7 डिग्री इस तरफ घुमा दिया है। अब जो एंगल देखो, नॉर्मल भी तो इस तरफ घूम जाएगा इसका, जैसे नॉर्मल पहले यहाँ था तो नॉर्मल भी 7 डिग्री इस तरफ आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इस तरह से, मैंने इनिशियल नॉर्मल रे दिखाई, नॉर्मल डायरेक्शन, तो वहाँ से 7 डिग्री ये जो नॉर्मल नई नॉर्मल है वो भी शिफ्ट हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा रिफ्लेक्टेड रे देन विल बी रोटेटेड बाय एंगल, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे उसमें कितना रोटेशन हो जाएगा ये बताना है। तो ये मैंने नई रिफ्लेक्टेड रे दिखाई है। अब ये एंगल भी 32 डिग्री होगा। तो हुआ ये कि हमें बताना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे उसमें टोटल रोटेशन कितना हो गया है। तो देखो पहले ये ऐसे जा रही थी, लेकिन अब वो और नीचे हो गई है। अब 7 डिग्री इसको जब हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा 7 डिग्री से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी बढ़ गया है। तो एक तो 7 डिग्री का इफेक्ट उसकी वजह से आ गया कि इंसिडेंट रे जो है वो भी 7 डिग्री से इंक्रीज हो गई है, तो एक तो उसकी वजह से रोटेशन हुआ होगा। दूसरा मिरर की वजह से भी रिफ्लेक्टेड रे अब पहले से ज़्यादा, यानी कि उतनी ही एंगल जितना कि नॉर्मल शिफ्ट हुआ उतना ही ये जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी शिफ्ट होगी। तो जो टोटल एंगल आएगा जिससे वो रिफ्लेक्ट हुई है वो हो जाएगा 14 डिग्री, यानी कि अपना आंसर आएगा ऑप्शन 4 14 डिग्री। दो रोटेशन की वजह से, एक तो नॉर्मल रे और एक जो रिफ्लेक्टेड रे है, उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी तो एंगल शिफ्ट हुआ होगा, तो दो वजह से यहाँ पर 7 + 7 डिग्री का चेंज आएगा। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ कोयल किसका एग्जाम्पल है। तो जब कोयल बर्न होता है तो आपको पता है उसमें से हीट निकलती है, तो हीट निकल रही तो एक्सोथर्मिक तो होगा ही होगा। अब एक्सोथर्मिक है तो एंडो तो नहीं होगा, और जब बी नहीं होगा तो इसको कैंसिल कर दो, फोर्थ ऑप्शन तो अपना होगा नहीं, और सी तो होगा ही होगा, तो इसको भी हटा दो। बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन, सी ओनली या ए और सी ओनली। और देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कोई दो एलिमेंट है एक्स और वाई, तो वो मिलकर के एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे, एक्स वाई बन जाएंगे। तो जब कोयल बर्न होता है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होती है, तो हमारा ए स्टेटमेंट भी सही होगी और सी भी सही होगी, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ए एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड। देखो क्लोराइड है, क्लोराइड नहीं है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला बताना है, तो वो होता है कैल्शियम क्लोरीन ऑक्सीजन का होल ट्वाइस, यानी कि CaClO2 का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 12 मिलीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मिलीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 0.4 मीटर। आपको बताना है लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगी। देखो इसमें अगर आपको केसेस याद है ना, तो आप बिना सोल्व करे बिना फॉर्मूला के आंसर निकाल पाओगे। कैसे समझाता हूँ, मान लो कॉनकेव मिरर है, ये होती है फोकल लेंथ यहाँ तक, और ये होता है रेडियस ऑफ या सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ।
तो जब मैं केस बता रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है लेकिन इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, सी पर ही बनेगी लेकिन रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब यहाँ पर बोला है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो 0.4 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 0.4 है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ 0.4 पर रखा हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू 0.4 है, तो उस हिसाब से इमेज भी तो 0.4 पर ही बनेगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव, मतलब कह लो कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर 0.4 है तो लोकेशन ऑफ इमेज भी 0.4 मीटर ही होगी। बाकी अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो लगाओ, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस में 1/u। मिरर का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फोकल लेंथ का जैसे आपको पता होगा, रेडियस बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के इक्वल होता है, तो फोकल लेंथ r/2 हो जाएगा, 0.4 का आधा मतलब 0.2 इक्वल टू 1/v निकालना है प्लस 1/u की वैल्यू कितनी 0.4, तो 0.2 प्लस यह इधर आएगा ना तो हो जाएगा 0.4, 1 प्लस 0.4 तो 1/v की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 1/v बराबर 0.2 प्लस 1/0.4। एलसीएम लो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको एक काम करते हैं, पहले पॉइंट हटा करके इसको 10 लिख लो, इसको भी 10 लिख लो, तो ये आ गया। एक और चीज़, जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की वो हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा, माइनस के 0.2 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-0.4, तो ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन ये तो माइनस ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा सब लेने के बाद -2 प्लस 1/0.4, यानी कि v की वैल्यू आएगी माइनस के 0.4 सेंटीमीटर मीटर, क्योंकि हमें सब मीटर में गिवन है। तो आप डायरेक्टली कर लो या फिर इतना टाइम वेस्ट करके आप करो, तो उससे बेहतर है कि आप अपने सारे केस याद रखो, एटलीस्ट वो केस याद रखो कि ऑब्जेक्ट पर रखे तो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे तो क्या होता है, मतलब सब केस आपको याद होने चाहिए, तो उससे बिना सोल्व करे भी हम आंसर निकाल सकते थे जैसे हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्जिंग लेंस, जैसे डाइवर्जिंग है तो समझ लो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है फॉर्म्स एन इमेज 1/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 1/3 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, दैट इज प्लेस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी 24 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि फोकल लेंथ कितनी होगी, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, तो इन दोनों को तो हटा दो क्योंकि पॉजिटिव तो आएगा नहीं आंसर, या तो -10 आएगा -12 आएगा। अब देखो मैग्नीफिकेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंस के लिए, v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ, u की वैल्यू तो -24 है, और hi/ho कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि v की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं -24/3, जो कि 8 या 24 होता है, तो -8 और सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो v की वैल्यू पता चल गई, u की वैल्यू पता है 1/f इक्वल टू लगाओ 1/v माइनस के 1/u, लेंस में तो माइनस आता है यहाँ पर, और फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए, तो 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू -8 माइनस 1/u की वैल्यू -24, इसको आप लिख सकते हैं -1/8 प्लस के 1/24। एलसीएम ले लो तो 24 एलसीएम आएगा, यहाँ पर -3 प्लस के 1/f, तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा -2/24, यानी कि -1/12, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी -12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल रिएक्ट मोस्ट विगरसली विद वाटर, मतलब आपने देखा होगा कभी कभी आप सोडियम को पानी में डाल दो तो आग लगने लगती है, ठीक है, लेकिन इन सब में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में से हमें बताना है कि कौन सा मोस्ट विगरसली होगा। तो देखो मेटल एक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी, सबसे पहले पोटेशियम आता है के, फिर सोडियम, इस तरह से ये प्लेटिनम तक जाता है। प्लेटिनम पानी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, और सोडियम बहुत जल्दी करता है, तो हाईली रिएक्टिव कौन है, मतलब पोटेशियम बहुत जल्दी करता है तो हाईली रिएक्टिव हो गया के, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि पोटेशियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हियरिंग अ डिस्टेंट इको बाय ह्यूमन द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड मस्ट बी एटलीस्ट। देखो जीके का क्वेश्चन है, आपको 9th क्लास में पढ़ाया भी जाता है वैसे साइंस में। तो होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है और कोई इको यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड कोई प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, ओके, तब उसको ये इको सुनाई देगी। तो अगर मैं मान लीजिए स्पीड ऑफ साउंड को मान लेता हूँ लगभग अप्रोक्सीमेटली 344 मीटर पर सेकेंड,
तो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट और वॉल के बीच में या ऑब्स्टिकल के बीच में, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए लगभग 17.2 मीटर का होना चाहिए। 7.2 17.2 मीटर का होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना होगा जाएगा 17.2 गुना में 17.2। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम होता है। तो डिस्टेंस टोटल कितना लूँगा मैं 17.2 इंटू में 2। स्पीड कितनी है 344 इंटू में टाइम हमें पता लग जाएगा। तो जब आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो टाइम की वैल्यू आएगी कितनी 0.1 सेकेंड। तो मिनिमम इतना टाइम इंटरवल चाहिए होगा ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड को वापस आने में, ताकि आपको इको सुनाई दे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 0.1 सेकेंड। दो चीज़ ध्यान रखना हमेशा, दोनों में से पूछी जाती है। या तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऑब्स्टिकल और साउंड के बीच में, वो 17.2 मीटर का होना चाहिए, और टाइम कितना होना चाहिए 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट ऑक्यूर इन साउंड वेव। देखो साउंड वेव आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कभी भी पोलराइजेशन नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस, ये तीनों ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि साउंड वेव में भी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी होती हैं। लेकिन जो पोलराइजेशन होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है, ना कि साउंड वेव का। क्यों? क्योंकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए उसका पोलराइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑफ ऑन द अर्थ। यानी कि अगर मैं अर्थ को यहाँ पर कंसिडर कर लूँ और मून को यहाँ पर ले लेते हैं, तो मून की जो ग्रेविटी है यानी कि स्मॉल g की वैल्यू वो 1/6 होती है, जो भी अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। आगे का है ए पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन 10 मीटर स्ट्रेट अपवर्ड ऑन द अर्थ। यानी कि अर्थ पर कोई पर्सन है तो वो 10 मीटर ऊंचाई पर, मान लो कोई यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से वो स्टोन को ऊपर फेंक रहा है, तो वो जो स्टोन है वो 10 मीटर की हाइट तक जा पा रहा है। इसका मतलब जब वो 10 मीटर की हाइट तक जा पा रहा है तो अंतिम पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। तो वो 10 मीटर ऊपर फेंक पा रहा है अर्थ पर। अब एक्चुअली कौन कितना ऊपर फेंक पाएगा इस प्लेनेट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ग्रेविटेशन फोर्स या कितना ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन उसका है। जितनी जी की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा हाइट तक ऑब्जेक्ट ऊपर जा पाएगा। एज्यूमिंग द सेम थ्रोइंग स्पीड, अब देखो यहाँ पर जो स्पीड है u और उतनी स्पीड यहाँ पर भी है u। द हाइट ऑफ द पर्सन विल बी एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन द मून इज, यानी कि यहाँ पर वो किस हाइट तक उस स्टोन को फेंक पाएगा वो मुझे फाइंड करना है। तो मैंने एच डैश मान लिया है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा, और टाइम की तो बात ही नहीं हो रही तो मैं इक्वेशन यूज करूंगा v² = u² + 2as वाली। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू 0 = u का स्क्वायर रहने दो इसको। अब ऊपर जा रहे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस लेंगे। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि जी की वैल्यू कब माइनस लेते हैं प्लस लेते हैं, उसके मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आप जरूर सुनना, आसानी रहेगी समझने के लिए। तो स्क्वायर -2 इंटू में जी की वैल्यू यहाँ पर जी लिखो, और हाइट कितनी है वो है 10 मीटर, तो मैं अभी एच ले लेता हूँ उसको। तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2gh। अब यही इक्वेशन मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा मून पर, v² = u² - 2g' इंटू में h डैश। तो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पर भी अंतिम पॉइंट पर 0 हो ही जाएगी, इक्वल टू u² या u² - 2g h'। अच्छा, u² बराबर किसके हो गया 2g' h'। u मैंने अलग क्यों नहीं माना, क्योंकि u दोनों में सेम है। अब u² की वैल्यू कितनी है 2gh इक्वल टू 2g' h'। ये h' मतलब g' मून वाली बात है, 2 से 2 हटाओ। g इंटू में h की वैल्यू कितनी थी 10 इक्वल टू g' की वैल्यू 1/6 ऑफ g इंटू में h'। जिसे g कैंसिल करो, 10 को ले जाओ 6 के साथ, ये हो जाए 6 गुना में 10 इक्वल टू h'। यानी कि जो मून पर हाइट होगी वो हो जाएगी 60 मीटर, अगर अर्थ पर 10 मीटर है, 6 गुना हो जाएगी कुल मिलाकर के, तो 60 मीटर आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। मतलब इनमें से आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो वाटर वेपर, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। देखो इसमें वाटर वेपर तो होती है और
ओजोन भी होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ओनली ए एंड बी ऑफ द अबव। इनके अलावा मीथेन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं।